एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 7 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी बियॉन्ड द वर्ल्ड से हम चैप्टर कर रहे हैं सेकंड, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। तो हमने वेदर के बारे में देख लिया कि वेदर क्या होता है। सेकंड, अब हम इसके एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया है कि टेम्परेचर से वेदर को इफेक्ट पड़ता है कि भाई टेम्परेचर कैसा है। भाई टेम्परेचर गर्म है तो गर्मी है, टेम्परेचर ठंडा है तो सर्दी का मौसम है, ठीक है, और नॉर्मल है तो सुहावना मौसम है। अब बारी है प्रेसिपिटेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारिश होना बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो, आपने कभी भी न्यूज में पढ़ा होगा कि आज 30 mm बारिश हुई है, आज 5 mm बारिश हुई है, आज 110 mm बारिश हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे इन्होंने मेजर कर लिया कि इतनी बारिश हुई है? भाई पानी गिर रहा, आपने कैसे मेजर कर लिया? तो हाँ, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेन गेज। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये तो आपको छोटे स्केल पे दिखाई दिया है, पर जहां ज्यादा बारिश होती है उसमें वहां पे एक बड़ा सा रेन गेज यूज किया जाता है। तो यहाँ बच्चों के लिए छोटा रेन गेज की एक फोटो रखी गई है कि आपके पास एक फनल होगी, मतलब एक ट्यूब सी होगी, उसके ऊपर एक फनल लगी होगी, जिसको हम कीप बोलते हैं अपनी हिंदी की लैंग्वेज में। फनल है और बारिश का पानी इसके ही हिसाब से यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ पे ये है मेजरिंग ट्यूब, इसके अंदर पानी कलेक्ट होगा, और इसी के अंदर एक अटैच हो रखा है स्केल। अब इस स्केल पे मार्क कर रखा है 1 to 10, अभी आपको यहाँ दिखा रखा है 1 to 10 तक आप यहाँ पे मार्क हो रखा है। यहाँ बारिश होगी, जैसे आज बारिश हो रही है, और इसमें पानी इकट्ठा होता चला जाएगा। अब पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां तक मार्क तक ये पानी इकट्ठा हो जाएगा, मतलब बारिश बंद हो गई है, इसका मतलब आप यहां से नाप लेंगे कि आज बारिश कितनी हुई है, 5 mm बारिश हुई है। और इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, रेन गेज। So that if the news say that a particular place received 30 mm of rainfall in a day, what does it mean? कि अगर आपको कभी सुनाई दे कि आज 30 mm रेनफॉल हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां उस एरिया में उस रेनफॉल को मेजर किया गया है, और मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, रेन गेज की हेल्प से पता लगाया गया है कि यहाँ पे 30 mm बारिश हुई है। When it rains, the water falls into a funnel and is collected in a cylinder. किस फनल से पानी इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। एक स्केल इसके अंदर अटैच है, जिसमें मेजर होगा कि आज कितना बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, when the height of the water collected is 5 mm, अगर हमें यहाँ दिखता है कि आज 5 mm तक जो पानी है वो इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब इस एरिया ने, इस पर्टिकुलर एरिया ने 5 mm जो बारिश है, जो रेनफॉल है, वो रिसीव की है। अब आपके पास एक प्रोजेक्ट के रूप में भी आ सकता है कि आपको भी क्या बनाना है, एक ऐसा ही रेन गेज बनाना है। तो सिंपल है, हम एक बोतल लेंगे, प्लास्टिक की बोतल ले लो, 1 लीटर की, 2 लीटर की। अब वो बोतल कैसी भी हो सकती है, ठीक है, जैसी भी आपको बोतल मिल जाए। अब उस बोतल को, जो ऊपर का उसका हिस्सा है, जहां से उसका जो ढक्कन लगा होता है, आप उसको शार्प एक सीजर या कटर की हेल्प से आप उसको कट कर लीजिए, किसी बड़े की हेल्प ले लीजिए। और फिर उसके बाद जो बोतल है, इसके ऊपर इसका जो ढक्कन का पोर्शन हमने काटा है ना, उसको उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है, यहां से ये खुला हुआ है, और यहाँ पे आप अपना कोई स्केल है आपके पास, रूलर होगा, उसको लगा दो, ठीक है। अब अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, और यहाँ थोड़े से स्टोन रख दो ताकि ये गिरे ना, फटाफट से गिर ना जाएगी। तो अब आप देखोगे कि इसमें जो पानी है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बारिश हो रही है तो। फिर आप मेजर कर लेना जहां तक भी बारिश हो रही है, कि आज शायद हो सकता है कि आपके 10 mm तक, आप मिलीमीटर में उसको नापिएगा, कि हो सकता है कि जो आपने रूलर लिया है वहां 10 mm तक वो भर गया है पानी से। तो आप पता लगा लोगे कि अब कितना बारिश हुआ है, यहाँ पे 10 mm तक बारिश हुई है, ठीक है। अब आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप वीकली भी मेजर कर सकते हो। भाई अभी देखो, आप देखो कुछ टाइम बाद मॉनसून आ जाएगा, मॉनसून आते ही यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सुबह का, शाम का, पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का, या आप वेरिएशन देख सकते हो कि किस हफ्ते ज्यादा बारिश हुई, किस हफ्ते कम बारिश हुई, है ना। तो आप ये पूरा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में देख लिया, सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखे, एलिमेंट ऑफ वेदर का, उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन देखा, जिसे हम बारिश बोलते हैं। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अभी आपको गर्मी लग रही है और तुरंत बारिश हो जाए, आपकी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ अभी टेम्परेचर कैसा है, या रेनफॉल हो रही है, या उसे कैसा महसूस हो रहा है। पर एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है, ये आपको जल्दी से फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको ये तो पता है गैसेस प्रेजेंट है ना, बहुत सारी गैसेस है। अब वो गैसेस है, उनका कुछ मास है तो कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेंगी। तो हमारी बॉडी पे उठते जागते बैठते सोते या इवन दो जितनी भी आपकी नजरों में भी चीजें आ रही है ना, उन सभी चीजों पे चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। पर वो आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, यहाँ आप बैठे हो तो आपके ऊपर इस हवा का चारों तरफ से एक प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। बट ये आपको फील क्यों नहीं हो रहा? एक तो आपकी बॉडी भी कुछ प्रेशर जनरेट कर रही है, जो आपके अंदर ब्लड है, जो आपके अंदर वेन्स है, मसल्स है, वो भी एक तरह का प्रेशर जनरेट कर रही हैं। तो आपका बॉडी भी एक प्रेशर लगा रहा है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो चारों तरफ से लग रहा है। तो ये चीजें बैलेंस है, इसलिए हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर टाइम महसूस नहीं होता। पर कुछ ऐसा समय है जब हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। अब ये फील कब होगा? जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब थंडरस्टॉर्म आने वाला है। क्या आने वाला है? थंडरस्टॉर्म आने वाला है, मतलब बहुत तेज तूफान, और उसके साथ बारिश आने वाली है। तब आप एक बार अगर लगे ऐसा, अपने बाहर आंगन में जाना, ठीक है, या आप छत पे भी जा सकते हो, या बाहर आप चले जाओ, ठीक है, छत पे तो नहीं, पर आप बाहर जाओ। बाहर आप देखोगे कि जो वेदर है ना वो आपको हैवी फील हो रहा है। कैसा फील करोगे? एक हैवीनेस सी फील करोगे कि आपके चारों तरफ ना एक प्रेशर सा महसूस हो रहा है। दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि थंडरस्टॉर्म आने से पहले, एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, यू फील हैवीनेस इन द वेदर। दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कोई पूछे आपसे, सो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, कि हवा के वेट के द्वारा ऊपर नीचे दाएं बाएं से जो आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। आप हमेशा उसको फील नहीं कर सकते, बट व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, बिफोर थंडरस्टॉर्म द वेदर बिकम्स हैवी एंड यू फील सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन यू। ठीक है, ऐसे ही जब आप किसी माउंटेन पे खड़े हो जाओ, ठीक है, अभी नहीं जा पा रहे हो, कभी जाओ तो महसूस करना। क्यों? अब आप पढ़ रहे हो तो चीजों को जरा महसूस करना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। आप हाई एल्टीट्यूड पे गए, मतलब ऊंचाई वाले स्थान पे गए, जैसे ये लड़की खड़ी है। अब ये क्या फील करती है कि जब वो नीचे थी ना तो उसको थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो रही थी, हाई प्रेशर महसूस हो रहा था। बट जैसे ही वो माउंटेन पे चली गई है ऊपर, मतलब चढ़ गई है, तो उसको जो हवा का प्रेशर है वो कम महसूस हो रहा है, हवा ठंडी लग रही है। अब ठंडी क्यों लग रही है? कि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जो हवाओं का प्रेशर है, जो गैसेस का प्रेशर है, वो कम हो जाता है। जो हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े से तितर बितर से हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। बट जैसे ही आप प्लेन एरियाज में होते हो, वहां पे आपको हाई प्रेशर, मतलब आपको जो हवा है वो गर्म महसूस होगी, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास 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 महसूस होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, तो यही होता है कि जब हम बड़े बड़े माउंटेन्स को चढ़ते हैं तो आप देखोगे वहां पे जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां लोअर प्रेशर है, वहां पे हवा ठंडी है, वहां टेम्परेचर कम है। और कम क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन या और हवाएं हैं वो थिनर होती चली जा रही हैं। ठीक है, क्या होती जा रही है? थिन होती चली जा रही हैं। और आप ज्यादा प्रेशर कहाँ महसूस करोगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लोग समुद्र के आसपास के एरिया में रहते हैं ना, कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, उनको हमेशा एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा ही महसूस होगा। वहां पे आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी महसूस होगी, ज्यादा गर्मी महसूस होगी। सो यहाँ पे है, so as a result the air pressure is lower and there is less oxygen available for your lungs to take in। कि जैसे आप पर्वत पे गए, आपको वहां पे कम ऑक्सीजन मिलेगी, आपके लंग्स को अगर कम ऑक्सीजन मिल रही है आपके ब्लड को, तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, फॉर आपको मूव कराने के लिए। और तब आपको क्या फील होगा? आपको थोड़ी ब्रेथलेस फील होगी, आपको थोड़े चक्कर भी महसूस होंगे, आप थके थके महसूस करोगे हाई एल्टीट्यूड्स पे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
लैक ऑफ ऑक्सीजन, लेस ऑफ ऑक्सीजन। हो सकता है ना कई बार भी हम ज्यादा ऊंचाई पे चले गए, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, हमें सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है। अब जो लोग माउंटेन चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, आप देखोगे अपने साथ वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर किस चीज का है? ऑक्सीजन का है। अब हम तो भाई ऑक्सीजन ही लेते हैं, हमारे लंग्स काम ही ऑक्सीजन की इनकी हेल्प से करते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमें खूब खुश रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें मूव कराने में। और अगर इस चीज में हमारी जो ऑक्सीजन है, जो बची कुछ ऑक्सीजन है, वो इस काम को कर रही है, तो उस टाइम हो सकता है हमें थोड़ा सा डिजीनेस फील हो, हमारी सांसें चढ़ जाएं, हमें टायर्ड महसूस हो। ठीक है, सो दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन द प्लेन। अब ऐसा नहीं है कि हम प्लेन एरियाज में रह रहे तो हमें हमेशा ही एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, नहीं। हाँ, कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं उनको तो होगा ही, उनको होगा ही। इनफैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप ड्रामेटिकली, कभी कभी ये बिल्कुल ही लो प्रेशर बन जाता है। कब हो जाता है? जो हमारे जो वेदर का एवोल्यूशन करते हैं, वेदर को जो नापते हैं, देखते हैं, उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी एक लो प्रेशर सिस्टम भी बन जाता है प्लेन एरियाज पे, जब कभी तूफान और साइक्लोन आने वाले हो। ठीक है, विच कैन समटाइम डेवलप इनटू अ स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। अगर आपके आसपास का एरिया है वहां पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो गया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे साइक्लोन, मतलब बहुत बड़े बड़े तूफान और स्टॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या देखा कि जब थंडरस्टॉर्म आने से पहले, थंडरस्टॉर्म मतलब जो तूफान है वो अपने साथ बारिश भी ला रहा है, उससे पहले आप क्या फील करोगे? वेदर में हैवीनेस फील करोगे। और जब स्टॉर्म और साइक्लोन आने वाले हैं, मतलब आने वाले क्या, लो प्रेशर अगर जनरेट हो गए तो वहां पे बिल्कुल थोड़ी देर में स्टॉर्म और साइक्लोन आने ही वाले हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी तो किसी चीज से नापते होंगे ना कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है। सो इसको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। सो एज विद थर्मोमीटर, अब आप ये देखो, ये है बैरोमीटर। सबसे पहले आप इसकी तस्वीर देख लो, ये बैरोमीटर है, इस पे कुछ लिखा हुआ है 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 110, 1020, 130, 140, 150, 160, 170। देख लिया, मिली mm में है। ठीक है, अब देखो मिली बार में। एज विथ थर्मोमीटर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, तरह तरह के बैरोमीटर्स होते हैं। द यूनिट दे डिस्प्ले इज जनरली द मिली बार। अब ये हम जो एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको किस में नापते हैं? मिली बार में। उसमें हमने किस में नापा था? mm में। बारिश को किस में नापा था? mm में। और यहाँ पे ये है मिली बार। तो आप देखो टेम्परेचर की यूनिट हमने क्या देखी थी? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रेसिपिटेशन की क्या देखी हमने? mm, मिलीमीटर। और अब हमने यहाँ पे किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, इसकी हमने क्या देखी कि जो इसकी यूनिट है नापने की वो क्या है? मिली बार, जिसको एम भी बोल सकते हैं, स्मॉल वेरिएशन में है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड, अगर आप समुद्र के आसपास है तो वहां का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होएगा 1013 MB। और एज अ प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट अ डिप्रेशन। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो 1000 से कम है, 1000 से कम है, इसका मतलब क्या है? लो प्रेशर एरिया है। और 1000 के ऊपर है तो हाई प्रेशर एरिया है, मतलब नॉर्मली 1000 के ऊपर। और अगर आप सी एरियाज के आसपास हो तो 1013 की जो MB बनेगी वो क्या है? सी कोस्ट पे नॉर्मल है। आप देख सकते हो कि देखो, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं मोइस्ट एयर फोर्स्ड अप, ये लो एरिया बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे स्नो, रेन आना संभव है। ठीक है, अब स्नो होगी तो नीचे कोल्ड हो जाएगा, रेन आ रही थोड़ी देर बाद वहां वार्मनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। What do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such measurement? क्यों जरूरी है भाई इसको नापना? हमें क्या जरूरत पड़ रही है इसको नापने की? रहते हैं ऐसे ही, और किन लोगों को इससे हेल्प होगी? सो मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प प्रिडिक्ट वेदर चेंज, कि भाई जो हमारा मौसम है उसमें क्या चेंज आने वाला है, ठंडा होने वाला है, गर्म होने वाला है, रेन आने वाली है, स्टॉर्म आने वाले हैं, साइक्लोन्स आने वाले हैं। तो उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता तभी लगेगा जब हमें पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है या हाई है।
और इससे जो पीपल हु यूज दीज इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट्स इंक्लूड मेट्रोलॉजिस्ट है टू फोरकास्ट द वेदर, कि भाई जितने भी मौसम वैज्ञानिक हैं उनको जरूरत होती है वो बता सकते हैं कि भाई अब वेदर थोड़ी देर बाद कैसा होने वाला है। पायलट्स, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। एविएशन स्टाफ फॉर सेफ फ्लाइट प्लानिंग, भाई जिनको हवा में आना जाना है, जो पायलट्स हैं जो एविएशन में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि अब मौसम का कैसा वेदर होने वाला है, अब क्या चीज होने वाली है, तभी तो वो सेफ फ्लाइट्स कर सकते हैं। और जो हमारे नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, जो फिशरमैन्स हैं, वो सी में कोई डेंजर हो, है ना, भाई वेदर डेंजरस हो गया तो कैसे सी में चले जाएंगे, तो हो सकता है जान माल की हानि हो जाए, तो पहले से फोरकास्ट में पता होगा तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी बोट को कहीं और सेल कर सकते हैं, शिप्स को थोड़ा कहीं और ठहरा सकते हैं। माउंटेनर्स, अब जो हाइकिंग करते हैं, जो माउंटेनियर्स हैं, भाई अगर उनको वेदर कंडीशन पता है तो उनको अच्छा हो कि हाँ भाई इतना ऑक्सीजन चल जाएगा, इतना हमें और जरूरत पड़ेगी, इतना हम अब चलना शुरू कर देते हैं, कुछ टाइम यहाँ रुक सकते हैं, तो इससे उनको भी हेल्प होती है। साइंटिस्ट, उनको तो भाई अगर क्लाइमेट का एनवायरमेंटल स्टडीज करनी है तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि उनको पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कैसा, भाई साइक्लोन तो नहीं आने वाले हैं, रेन तो नहीं आने वाली है, थंडरस्टॉर्म तो नहीं होने वाला है, तो बहुत जरूरी है मेट्रोलॉजिस्ट के लिए, पायलट्स के लिए, सेलर और फिशरमैन्स के लिए, हाइकर्स के लिए, जो माउंटेनियर्स हैं, साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है पता लगाना कि वेदर में कैसा चेंज आने वाला है। People who journey to place at a high altitude are advised to make pause on the way to allow the body to acclimatize out. कहना क्या चाहता है बेसिकली ये समझो कि जो लोग बहुत बड़ी ऊंचाई पे रहते हैं, बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, अब यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई दिया है, ये है खरदुंगला टॉप, खरदुंगला पास है, वहां का है एरिया है, वहां का ये एक बोर्ड है जो कितने मीटर पे स्थित है, 5600 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो लो होगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, कोई रहता नहीं है, यहाँ रहते हैं, यहाँ जो हमारे जो सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो रहते हैं भाई, वो तो हमारे बॉर्डर की रक्षा करने के लिए तो वहां रहेंगे ही और 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो रहते हैं, पर ये कहा जाता है कि जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड की जगह पे जा रहे हो तो उससे पहले आप एकदम से सीधा वहां चले मत जाओ, धीरे धीरे आप एक स्टॉप लेते हुए जाओ, ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका हाई एल्टीट्यूड की जगह आती जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाए उस वेदर के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से आपकी बॉडी क्या हो जाए, उस तरीके से एक्लिमेटाइज हो जाए, एडजस्ट हो जाए। सो पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट अ हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज्ड टू मेक पॉज, थोड़ा रुके, ऑन द वे टू अलाउ द बॉडी टू एक्लिमेटाइज। Our army personnel serve in high altitude place like खरदुंगला in लद्दाख, लद्दाख में एक जगह है खरदुंगला जो सी लेवल से 5600 मीटर अबव है। अगर किसी भी जगह की ऊंचाई नापनी है तो हम उसको सी लेवल से मापते हैं, और यहाँ पे सी लेवल से आप देखो तो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से 5600 मीटर ऊंचाई पे क्या है, खरदुंगला है, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव, अब ये बहुत मुश्किल है वहां रहना, वहां काम करना, क्यों, वहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली अबाउट 650 मिलीबार। पीछे हमने क्या देखा था कि अगर 1000 के आसपास है इसका मतलब वहां पे नॉर्मल है, एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल है, पर यहाँ पे तो 650 रहता है, जो आप दूसरे किसी बैरोमीटर में देखोगे तो यहाँ तो बहुत ही लो प्रेशर है, यहाँ तो बहुत ही लो प्रेशर, तो यहाँ काम करना, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ एलिमेंट आता है विंड। सो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया टू लो प्रेशर। एक बात हमेशा याद रखना, समझ में आ रही है तो भी, समझ में नहीं आ रही है तो भी, जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से, अगर कहीं पे हाई प्रेशर है तो ये शिफ्ट कर जाती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, कि भाई यहाँ तो हाई है ही, यहाँ तो मेरी कोई जरूरत है नहीं, मैं कहाँ स्किप कर जाती हूँ, जहां पे कम प्रेशर है, जहां लो प्रेशर है, मैं वहां चली जाती हूँ। जो एयर है, एयर की जो मूवमेंट होती है वो होती है हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और हवा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हवा के चलने की स्पीड कितनी है, हवा की डायरेक्शन कितनी है, या डायरेक्शन कौन सी है।
So wind is the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure. हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ, ठीक है। और इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्पीड और डायरेक्शन। अब आप ये चीजों को अपने आसपास कुछ उड़ता हुआ देखोगे, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? ये सब होता है हवा की वजह से। क्वेश्चन आता है हमारे पास, हैव यू सीन सीड्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द विंड? What would happen to the seeds if there was no wind? अगर यहाँ कोई हवा ना हो, हवा ही ना चले, तो इन सीड्स का क्या होगा? और होगा ही क्या, हवा नहीं होगी तो क्या होगा? So yes, these are seeds that are light और fluffy. ये बहुत ही हल्के और नाजुक से सीड्स है, हवा इनको तुरंत इनको बहा के ले जाती है अपने साथ। So they can be carried by the wind like cotton seeds, है ना, dandelions. If there was no wind, fall near the parent plant, अपने जो प्लांट है उसके आसपास ही गिर जाएंगे। स्ट्रगल फॉर स्पेस, अब एक जगह सब चीज इकट्ठी होती चली जाएगी, ना उनको स्पेस मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है, इनके अंदर इन्हीं का बीज है, सीड है, जहां ये कहीं और डिस्पर्स होंगे, कहीं और ये गिरेंगे, वहां से एक नया पौधा उग जाएगा। हवा नहीं होगी तो ये अपने उस पेड़ के नीचे ही गिर जाएंगे। अब पेड़ के नीचे एक साथ बहुत सारे गिर गए, ना स्पेस मिला, ना सनलाइट मिली, जो जिसको थोड़ा ग्रो होने के लिए कुछ चीजें मिली, एलिमेंट्स मिले, तो वो तो ग्रो हो गया, और सारे जो धरती में वेस्ट हो गए। तो ना तो ये डिस्पर्स होंगे, है ना, रिड्यूस चांस ऑफ ग्रोइंग इनटू हेल्दी प्लांट, और एक हेल्दी प्लांट भी नहीं बनेंगे। सो विंड हेल्प देम स्प्रेड फार एंड वाइड, इंक्रीजिंग देयर चांस ऑफ सर्वाइवल, कि जो हवा है वो इनको बखेर देती है चारों तरफ, ताकि इनकी ग्रोइंग अच्छे से हो सके, एक हेल्दी प्लांट बन सके, इनको स्पेस, सनलाइट, न्यूट्रिएंट सब मिल सके, ये सर्वाइवल की फॉर्म में जा सके। द विंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर, हवा का एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो विंड है। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, किस डायरेक्शन में हवा जा रही है, किस स्पीड में हवा चल रही है, इससे वेदर का फोरकास्ट करने में हेल्प मिलती है। Besides, air pilots and sailor needs to be aware of wind data. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एयर पायलट्स और जो सेलर्स हैं उनको तो आवश्यकता होती ही है, साथ साथ जो हमारे फार्मर्स हैं उनको वो भी देख के पता लगा लेते हैं कि जो अब की बार जो बारिश आएगी वो ईस्ट से आएगी, वेस्ट से आएगी, नॉर्थ से आएगी या साउथ से आएगी। सो फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। Also, a greater wind speed will cause the soil to dry faster. और अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उससे क्या होगा, जो सोइल है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। जहां बहुत तेज हवाएं चलती है वहां की जो सोइल है वो एक तरीके से ड्राई हो जाती है। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड? अब इसकी डायरेक्शन को और स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? तो इसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स कॉल्ड अ विंड वेन। क्या बोलते हैं उसको? विंड वेन और वेदर वेन। हैज अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड अ टेल एट द अदर। व्हेन द विंड ब्लो, जैसी हवा चलती है, द टेल इज पोज्ड, जो टेल है वो पोज हो जाती है, वो पुश होती है, एंड द पॉइंटर टर्न इनटू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट रिस्पोंड इवन टू अ लाइट ब्रिज। अब ये देखिए, आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है, या कहीं आपको पता, ये देखो, ये देखिए, मैं बना ही देती हूँ आपके लिए। आप देखोगे कि यहाँ पे एक मुर्गा सा बैठा होता है, मुर्गा क्या, मुर्गा सा नहीं, मुर्गा ही बैठा होता है, उसकी यहाँ पे पूंछ होती है, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया नहीं आपके लिए, सॉरी फॉर दैट। और 4 डायरेक्शंस दिखा रखी होती है, ठीक है, नीचे तो 4 डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे एक टेल है, और यहाँ पे उसका पॉइंटर है, और यहाँ पे चारों डायरेक्शंस के लिए एरो बने हुए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जैसे ही हवा चलती है, ये जो इसकी जो पूंछ है वो पुश होती है, और ये तो घूमती है, और ये पॉइंटर उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है।
सो यहाँ पे आप ये विंड वेन है ऑन टर्मक और यहाँ पे ये एनोमीटर है। क्या है ये एनोमीटर है। सो दिस विंड वेन ऑन द टर्मक इज कॉल्ड विंड सॉक। इट गिव्स पायलट एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब ये हेल्प करता है जो भी पायलट्स अगर अपने प्लेन को उड़ा रहे हैं उनको हेल्प करता है कि हवा किस डायरेक्शन से चल रही है। दैट्स कॉल्ड विंड सॉक। क्या बोलते हैं बेटे इसको? विंड सॉक। Similar soak are used in industries that release ash और gases। और ऐसी जो ये सोक है ये यूज हो जाती है इंडस्ट्रीज में भी ताकि वहां का धुआं गैस को वो बाहर निकाल सके। ये ऐसे कुछ दिखाई देते हैं ताकि वहां की जो भी एशेज है गैसेज है उसको ये बाहर रिलीज कर सके और अंदर का जो एटमोस्फेयर प्रेशर है जो एनवायरमेंट है वो अच्छा हो सके। ठीक है, ये है एनियोमीटर। The simplest instrument to measure the wind direction। अब हवा की डायरेक्शन को देखना है तो ये एनोमीटर लगे होते हैं। ये उतनी ही तेजी से घूमते हैं जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में घूमते हैं। और यहाँ पे इनका एक इंस्ट्रूमेंट एक मीटर सा लगा होता है जो बताते हैं कि कितनी जल्दी रोटेट हुए, उस हिसाब से स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट हैज 3 और 4 मेटल कप। 3 या 4 इसमें मेटल कप लगे होते हैं और जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है सो रोटेट ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट when the wind blow। the stronger the wind the faster the rotation। कि जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज ये फास्टर रोटेशन करेंगे। अब मीटर अटैच, नीचे एक मीटर लगा होता है एट द बॉटम ऑफ द काउंट हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि 1 घंटे में कितनी बार घूमा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो विंड की स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर है। कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर, जितने उसने चक्कर लगाए हैं जितना उसने रोटेशन किया है उस हिसाब से किलोमीटर पर आवर में इसको नाप लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपको पसीना आ रहा है, मतलब गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही पर आपको पसीना ही आया जा रहा है। मतलब वेदर में क्या है, जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा है। So humidity is the last element of the weather on our list। अब आपने ये देख लिया, इसको भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने मेजर किया। उसके बाद हमारे पास क्या था, प्रेसिपिटेशन था जिसको हमने मिलीमीटर में नापा, मेजर किया। और उसके बाद हमारे पास क्या था, हाँ जी क्या था, एटमॉस्फेयर प्रेशर जिसको हमने मिली बार में किया। और अब हमारे पास विंड है जिसको हमने किलोमीटर पर आवर में हम क्या कर रहे हैं, इसको नाप रहे हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हमने किस में नापा था, मिली बार में। और विंड है इसकी स्पीड को हम नाप रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। ये भाई आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, कभी आप कहो कि ये कहां से आ गया। अब विंड को जो डायरेक्शन है उसको नापने का है एनोमीटर और जो इसकी स्पीड है उसको हम किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। Humidity is the last element of the weather on our list। It refers to the amount of water vapor present in the air। ठीक है, अच्छा ये वाटर वेपर्स आप कहाँ देख सकते हो, आप पानी गर्म करो, ठीक है, पानी गर्म करने के बाद गैस को बंद कर दो, बंद, और उसके ऊपर रख दो प्लेट रख दो, उसके ऊपर प्लेट आपने रख दी। कुछ टाइम बाद जब वो पानी ठंडा हो जाएगा आप प्लेट को हटाना, प्लेट के ऊपर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। दैट्स कॉल्ड वाटर वेपर। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर कितना है, विंड कैसी है, प्रेशर कितना है, लोकेशन कहाँ है। तो ह्यूमिडिटी इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप राजस्थान में रह रहे हो, आप हरियाणा में रह रहे हो, आप अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, आप तमिलनाडु में रह रहे हो, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, वहाँ हवा कैसी चल रही है, वहाँ का प्रेशर कैसा है और वहाँ की लोकेशन कैसी है। तो ह्यूमिडिटी इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर। अब आप बताओ ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, कोची में होगी या जयपुर में होगी। सो यू माइट गेस दैट कोची हैज हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द सी। जो जगह समुद्र के जितनी पास होगी वहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। याद रखने का पॉइंट है, जो सी के जितने पास होगा वहां पे उस एरिया में ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, हायर। इसीलिए कोची में ज्यादा क्या है, ह्यूमिडिटी है, क्योंकि वहां कोस्टल एरियाज हैं। और अगर आप जयपुर में जाओगे तो वहां आपको ह्यूमिडिटी कम महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी, ह्यूमिडिटी महसूस नहीं होगी। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर,
इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु, अब इसको कैसे कंपेयर करें कि ह्यूमिडिटी कहाँ ज्यादा है, मंगलुरु में ज्यादा है या कोची में ज्यादा है। सो कोची इज लाइकली मोर ह्यूमिड देन जयपुर बिकॉज इट इज नियर द सी व्हाइल जयपुर इज इनलैंड एंड ड्राई। जो जयपुर है वहां हवाएं तेज चलती है, वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है, वहां गर्मी है। क्यों? जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। सो टू कंपेयर ह्यूमिडिटी बिटवीन प्लेसेस लाइक कोची और मंगलुरु, यूज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाटा। आपको एक मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। क्या है बेटा? हाइग्रोमीटर, जिससे हम ह्यूमिडिटी नापते हैं। और ह्यूमिडिटी को कैसे करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चेक रिलायबल सोर्सेज लाइक वेदर एप्स और IMD वेबसाइट। कोस्टल सिटीज लाइक कोची, मंगलुरु यूजुअली हैव हायर ह्यूमिडिटी देन इनलैंड सिटीज लाइक जयपुर। अब इन दोनों की जो ह्यूमिडिटी है उसको हम नाप सकते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक, so we can answer these question more precisely by learning how to measure humidity। अब ये जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ना कि कोची में ज्यादा या मंगलुरु में ज्यादा है, इसको हम जब नाप सकते हैं जब हमें ह्यूमिडिटी को मेजर करना आता हो। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट ऑफ वेदर, स्टेट ऑफ वाटर। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। आपने वाटर साइकिल देखा है ना, वाटर साइकिल का जो वाटर इवेपोरेट होता है दैट्स कॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट, कि जैसे सूरज है, सूरज की गर्मी से जो समुद्र का, नदियों का पानी था वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, अब ठंडा तो होगा ना, अब जो ठंडा है वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से इवेपोरेट हो रहा है। सो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हायर, अगर पहले से ही यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पहले से ही है, तो भाई जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। भाई पहले से ही पानी है, पहले से ही मौसम में पानी है, पहले से हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो जो इवेपोरेशन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे होगी। एंड दिस इज टिपिकली द कॉज इन अ रेनी डे। आप जब बारिश हो रही होगी आप देखना जो कपड़े हैं थोड़ा देर में सूखते हैं। क्यों? पानी जो हवा है, हवा में पहले से ही मॉइस्चराइजेशन है, मॉइस्चर है। ठीक है, तो पहले से ही मॉइस्चर है तो जो वाटर इवेपोरेट होगा वो धीरे धीरे होगा। मतलब जो कपड़े हैं वो सूखेंगे, धीरे धीरे सूखेंगे। भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि सूरज आ रहा है, सन देवता आ रहे हैं, बट आपको दिखाई देगा कि जो कपड़े हैं वो उस रेट से नहीं सूख रहे हैं जिस रेट से वो पहले सूख रहे थे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वेदर में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज ड्यू टू रेनी डेज। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसको हम किस में नापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नापते हैं। सो एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर कंडीशन, इज रेट एट 0%, कि ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं भी हम ये कहें कि वाटर वेपर प्रेजेंट ही नहीं है हवा में, वो तो हमेशा ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसको नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, आप ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना देखो जितना इंपॉर्टेंट है कि जो हम इसको नापते हैं वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। अगेन देयर ऑफ हाइग्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब ये कहाँ पे जरूरी है भाई, कहाँ पे हम इसको नापते हैं, क्यों जरूरी इसको नापना? सब मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कि जितने भी हम फूड प्रोसेसिंग एरियाज देखते हैं, क्योंकि हम वहाँ क्या करते हैं, जो पैकेट फूड हम खाते हैं ना, जो पैकेट की जो फूड हम खाते हैं, कई बार हमें रोटियां भी बिल्कुल पैक्ड मिलती है, तो वहां से क्या करते हैं बेटा, उसमें से मॉइस्चर बिल्कुल हटा देते हैं, उसमें से मॉइस्चर बिल्कुल हटा देते हैं ताकि वो खराब ना हो। क्यों? जब ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो उसमें फंगस लग जाएगी। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है वहां पे इस हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते ताकि पता करे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। सो म्यूजियम ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी एज दे नीड टू मेंटेन अ ड्राई एनवायरमेंट टू प्रिजर्व देयर एग्जिबिट, की जो आप म्यूजियम देखोगे वहां पे भी एक ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ताकि जो वहां का एनवायरमेंट है वो ड्राई रहे, ताकि जो उनकी बहुत पुरानी चीजें हैं, जो ऐसी चीजें उनको प्रिजर्व किया गया है वो प्रिजर्व ही रहें, खराब ना हो जाए। क्यों? जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाएगी।
So if the humidity in Delhi is at 52%, while in Kochi it is 84%. अब देख तो लेते हैं. अब ये देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो नापने का मेजरमेंट है हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट. अब ये देखो 0, 10, 20, 30 तक ड्राई मौसम है, ह्यूमिडिटी ड्राई है. फिर परफेक्ट है 40 से लेकर 60, 65 तक, ये बिल्कुल परफेक्ट है. इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. मतलब 40 यहाँ पे 35 से लेकर 65% तक जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट मानेंगे कि ठीक है, हमें ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी. पर जैसे ही 65 से लेकर 100 तक हो जाएगी, इसका मतलब बिल्कुल ह्यूमिड है भाई, बहुत गर्म है, बहुत पसीने आ रहे हैं. ठीक है. सो इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली is at 52%, while in Kochi it is 84%. पीछे देखना भाई, 84%. कोची में तो बहुत सारी ह्यूमिडिटी है. अब दिल्ली में 52 है, मतलब परफेक्ट है. ज्यादा हमें गर्मी महसूस नहीं होगी, ज्यादा हमें ऐसा पसीने जैसा महसूस नहीं होगा. सो इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लॉथ लाइकली टू ड्राई फास्टर. अब इनमें से सबसे जल्दी से किसके घर में या कहाँ पे जो कपड़े हैं जो जल्दी से क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे. तो ऑटोमेटिकली है कि दिल्ली में हो जाएंगे भाई. क्यों? क्योंकि वहाँ 52% ह्यूमिडिटी है. सो एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर. कहाँ पे आपको ज्यादा पसीने आएंगे? कोची में आएंगे भाई. एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ प्लेसेस, कि भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम है, कि हो सकता है कि दोनों जगह 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बट जो दिल्ली है वहां की ह्यूमिडिटी 52% है जो परफेक्ट है. कोची में 84% जो बिल्कुल ह्यूमिड है, बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल पसीने आते रहेंगे वहां पे. सो कोची में मेरे को ज्यादा पसीने आएंगे, दिल्ली में इतने नहीं आएंगे. ठीक है. सो रीजन इवेपोरेशन हैपन्स फास्टर इन ड्राई एयर एंड इन ह्यूमिड एयर इट स्लो डाउन, सो बोथ क्लोथ्स एंड स्वेट टेक लॉन्गर टू ड्राई. हालांकि दोनों को ही टाइम लगेगा, पर जो दिल्ली है उसमें थोड़ा जल्दी से सूख जाएंगे. ठीक है. वेदर स्टेशंस. हर जगह आपको वेदर स्टेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर जगह का मौसम, हवा, लोकेशन अलग है. वहां के वेदर को नापने के लिए स्टेशंस बने होते हैं. सो एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम. किसी एक ही जगह का वेदर नापने के लिए हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, प्रेसिपिटेशन का, विंड का हमें पता होना चाहिए. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं मेजर करने के लिए. वेदर स्टेशन ब्रिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट टुगेदर. अब एक वेदर स्टेशन में आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ देखेंगे, और आजकल तो ऑटोमेटिकली है, खुद ही जनरेट हो जाते हैं एक बार प्रोसेस करने के बाद. सो रीडिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल विच हेल्प इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर. तो इन चीजों की हेल्प से हम बता सकते हैं कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा. एंड ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन. अब आप देखोगे आपको बहुत सारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस देखने को मिलेंगे. AWS बोलते हैं, फुल फॉर्म में भी आ सकता है. किसकी फुल फॉर्म बताइए AWS की? ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस वेरियस सेंसर. अब यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं जो मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वेदर का डाटा, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, डायरेक्शन क्या है विंड की, प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है. सो सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन. अब जो हमने सब पढ़े ना, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, वहां एक ऐसा AWS बना होता है वेदर स्टेशन, जहां पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं कि भाई वहां का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड स्पीड कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितना है. तो महसूस हो रहा है साइंस कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कि आपको इतनी खोज करने को मिलेगा, आपको इतनी इन्वेंशंस करने को मिलेगी, इतनी नई नई चीजें जानने को मिलेगी कि आप अमेज्ड हो जाओगे. So such stations are widely used in field like agriculture, aviation, की भी खेती करने के लिए, ऊपर हवा में पायलट्स को नेविगेशन के लिए, रास्ता देखने के लिए, और जो एनवायरमेंटल स्टडीज करते हैं उनके लिए इस ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन का
कितना ज्यादा यूज है, कितनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली दे देते हैं। सो प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, कि यहाँ पे इंसानों के हस्तक्षेप की, इंसानों के किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसको ऑपरेट करो और कुछ टाइम बाद ये खुद ही सेल्फ ऑपरेट हो जाता है। आप इसको सिर्फ इंस्टॉल करो, सेल्फ ऑपरेट हो जाएगा। सेंसर्स है, सारी चीज को नाप के बिल्कुल एक्यूरेट आपको दे देंगे। डोंट मिस आउट, ये आप देख सकते हो, AWS एट अ ग्लेशियल लेक ऑफ सियाचिन में लगा हुआ है। In 2023, the National Disaster Management Authority set up an AWS at a glacial lake of Sikkim at an altitude of more than 4,800 meters above sea level. The AWS provides early information about upcoming weather condition. तो 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी फुल फॉर्म में आता है NDMA। फुल फॉर्म बताइए, AWS फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 लर्नर में आ सकता है। सो 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को स्थापित किया। कहां पे? सिक्किम में। जो सिक्किम कहां पे है? 4,800 मीटर्स अबव सी लेवल है, ताकि वहां की वेदर कंडीशन का बिल्कुल हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। प्रिडिक्टिंग द वेदर, वेदर को पहले से प्रिडिक्ट करना। सो मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई बहुत लंबे टाइम तक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा। दे स्टडी द डाटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई प्रिडिक्ट द वेदर। इन्हीं सारे डाटाज को वो देखते हैं, ध्यान से इनकी स्टडी करते हैं, फिर वो हिसाब लगाते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि अब इस एरिया में बारिश होने वाली है, इस एरिया में सूखा पड़ने वाला है, यहाँ साइक्लोन्स आने वाले हैं, यहाँ पे भाई हवा बहुत तेज चलने वाली है। तो ये सारे इन्हीं डाटास का यूज करते हैं और फिर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। So such predictions are very important nowadays as climate change make extreme weather such as drought, flood, cyclone, कि अब भाई बहुत जल्दी हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर होता है कि सूखा है तो बिल्कुल सूखा पड़ता रहेगा, बाढ़ आए तो बाढ़ आती रहेगी, साइक्लोन तो साइक्लोन पे साइक्लोन आते रहेंगे, और बहुत मोर फ्रिक्वेंट जल्दी जल्दी चीजें होती हैं। तो भाई आज के समय में तो वेदर का पता चलना बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे मैप में दिखा रखा है, जो लाल एरिया है वहां पे वार्निंग है कि भाई टेक एक्शन की जरूरत है, छुपो बैठो, बहुत तेज हवा चलने वाली है, साइक्लोन थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं। अलर्ट है कि भाई प्रिपेयर रहो, जो आपको ये ऑरेंज की प्रिपेयर रहो, भाई बहुत तेज बारिश हो सकती है ना। अब यहाँ पे जो येलो है वो ठीक है, भाई यहाँ पे मौसम सही रहेगा, और यहाँ पे जो ग्रीन है वहां तो कोई मतलब ग्रीन तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये क्या है, सब डिवीजन कलर्स हैं जिससे पता लगाया जाता है कि भाई यहाँ तेज हवा आने वाली है। जैसे फोग के लिए यहाँ पे है कि ऐसा फोग होगा, हैवी रेन के लिए आपको ऐसे दिखाई देगा, आपके फोन में भी आपको दिखता होगा कि जहाँ 1-2 बूंदे हैं यहाँ पे फिर हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम रेन, हैवी रेन और हैवी स्नो। यहाँ पे देखो हेल स्ट्रोम, मतलब यहाँ हेल स्ट्रोम आने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे डस्ट स्ट्रोम की यहाँ पे अब भाई बहुत तेज जो आंधियां हैं, धूल भरी आंधी चलने वाली है। हीट वेव्स है, कोल्ड वेव्स है, कोल्ड डेज हैं, ग्राउंड फ्रोस्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड रहेगी, मतलब ऐसे प्रिडिक्ट किया जाता है। सो ये इंडिया का है वेदर वार्निंग फॉर इंडिया ऑन 19 मई 2024। 19 मई 2024 का ये फोरकास्ट किया गया था वेदर की, यहाँ पे ऐसा ऐसा सिनेरियो रह सकता है। Accurate predictions help us to be ready for such event, and they also enable local government to mobilize resources and prepare for any disaster. अब तो हमारे पास जो सरकार है वो पहले से ही एक तरीके से अंदेशा दे देती है, पहले से मैसेज आ जाते हैं, पहले से हमारे पास ऐप होती हैं जिसमें पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो हम उसके लिए थोड़े से प्रिपेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉर्मी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट सी, फिशरमैन आर वार्न्ड अबाउट वेंचरिंग out of in their boat or an entire coastal areas might have to be evacuated if a cyclone is expected. और अगर कहीं पे कोस्टल एरियाज के आसपास बहुत तेज से साइक्लोन आने वाले हैं तो पहले से ही वहां पे उनको खाली करवा दिया जाता है कि अब चलो चलो आप यहाँ इतने एरिया तक तो आप दिखने भी नहीं चाहिए, क्यों, साइक्लोन आने वाले हैं। Look carefully at the map of India above. This map was issued by the India Meteorological Department on 9th May 2024. Study the icons and connect them to the condition shown on the map. तो आप
आराम से बैठ के, आपकी बुक में है ये, बुक में देखो कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ थंडरस्टॉर्म है, कहाँ हैवी स्नो है, कहाँ हेल स्टॉर्म है, कहाँ डस्ट स्टॉर्म है। ध्यान से देखो कि किस चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है, ठीक है। नो वार्निंग जोन कौन से हैं, ठीक है, अलर्ट कहाँ पे है, वार्निंग कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आप बैठ के ध्यान से देखिए ताकि आपको चीजों को और अच्छे से समझ बने, ठीक है। So discuss in pair different situation in which weather prediction are helpful. Make a list and after you have completed it, share it, discuss it with the pair sitting next to you. How many different categories of situations have you been able to identify? So daily life में है, so planning what to wear कि भाई रेनकोट पहन के जाना है, स्वेटर पहन के जाना है, डिसाइडिंग कि आज बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके जाना है ना। डेली लाइफ में स्कूल और अगर कोई वर्क करता हो तो नोइंग कि स्कूल माइट बी क्लोज ड्यू टू हैवी रेन और स्टॉर्म। आपको ये कुछ कैटेगरीज बनानी है कि अगर आपको रोज पता चले कि आज का मौसम कैसा रहेगा तो आप कैसे कैसे, आप जिस भी फील्ड में हो, आप कैसे कैसे अपनी जो टाइम है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप घर पे रह रहे हो तो अगर आपको बाहर मार्केट जाना है तो रेनकोट पहन के जाना है, बहुत ठंड है तो स्वेटर पहन के जाना है, बारिश होने वाली अम्ब्रेला लेना है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो हो सकता है हैवी रेन हो जाए तो स्कूल बंद है, आप बाहर स्कूल से खेलने जा रहे हो, कोई इवेंट है, कोई वर्क है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो ना किस हिसाब से जाओगे। ट्रैवल करना है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज हवाएं हो, बारिश हो, थंडरस्टॉर्म, तो आपको कैंसिल करना पड़े, अवॉइड करना पड़े आपको ट्रिप, है ना। सो अवॉइडिंग वाटर लॉक्ड रोड और फोगी हाईवे। फार्मर्स है सो नोइंग व्हेन टू सो सीड्स की, भाई हो सकता है तेज बारिश आ रही तो कहेंगे अभी हम जो हार्वेस्टिंग है वो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत तेज बारिश आने वाली है। अभी बीज नहीं बोते हैं, क्यों, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी है, ठीक है। इवेंट्स है, सेलिब्रेशन है, वेडिंग है, बाहर खुले में ना करके अंदर करें, क्यों, बारिश होने वाली है ना। इमरजेंसी सिचुएशन से साइक्लोन आने वाले हैं, फ्लड आने वाली है, हीट वेव्स आने वाली है, घर पे रहो, बाहर मत जाओ, है ना। तो हम ऐसे अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व happening on that day? What are the various weather conditions that the IMD is alerting people? So on May 15 2025 several regions in India are experiencing diverse weather condition कि 15 मई 2025 को कई एरियाज में तरह तरह का जो वेदर है वो एक्सपीरियंस किया गया। कहीं हेवी रेनफॉल था जैसे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, और हीट वेव्स कंडीशन थी कहाँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। थंडरस्टॉर्म देखा गया कर्नाटक और केरला में। सो IMD हैज इशूड अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन सर्टेन रीजन, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड डस्टी विंड्स, हीट वेव कंडीशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट एंड इक्वली विंड्स, स्क्वेली विंड्स ओवर कोस्टल एरियाज की वहां भी हवा तेज चल सकती है कोस्टल एरियाज के आसपास। विच स्टेट हैव वार्निंग साइन, किस पे आपको वार्निंग साइन दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैप में देख के बताइएगा। विच पार्ट ऑफ इंडिया आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर। सो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने दिया, मतलब नो, कोई ऐसा वेदर का कोई वार्निंग नहीं थी, ठीक है। विच स्टेट्स आर लाइक टू फेस हीट वेव, हीट वेव कहाँ थी, राजस्थान में थी, उत्तर प्रदेश में थी, दिल्ली में थी, हरियाणा थी, पंजाब में। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तब दे पाओगे जब आप एक तरफ मैप रखोगे जो आपकी बुक में भी दे रखा था, और फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते चलना। व्हाट आर द कॉज फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में क्या दिखाया गया, तो त्रिपुरा द IMD हैज इशूड वार्निंग फॉर हैवी रेनफॉल एंड पोटेंशियल फ्लैश फ्लड ड्यू टू प्रेसिस्टेंट प्रेसिपिटेशन की बहुत तेज बारिश की वजह से वहां हैवी रेनफॉल हो सकता है, वहां फ्लड का एरिया बन सकता है त्रिपुरा में। लक्षद्वीप में क्या था, वार्निंग कि वहां विंड चलेगी, रफ सी कंडीशन हो जाएगी, एडवाइजिंग कॉशन फॉर मैरीटाइम एक्टिविटीज कि आप वहां पे कोई मैरीटाइम एक्टिविटीज मत करो, आप अंदर रहो। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेयर प्रेशर टुगेदर डिफाइन द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी जगह का वेदर इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, विंड कैसी चल रही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है। कंडीशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर्ड यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट फ्रॉम दीज हेल्प अस टू मॉनिटर द प्रिडिक्ट द वेदर, इन सभी को हम इनके इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को तो थर्मोमीटर हमारे पास, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर है, प्रेसिपिटेशन के लिए हमारे पास रेन गेज है, विंड के लिए हमारे पास
विंड वेन है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए हमारे पास बैरोमीटर है। इन सब का डाटा कलेक्ट करके वहां के वेदर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन डिफरेंट टाइम और सिचुएशन वन ऑफ द एलिमेंट इज डोमिनेट, फॉर एग्जांपल रेनफॉल इन जुलाई। कभी कभी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट डोमिनेट हो जाता है, जैसे अभी आप यहाँ देखोगे तो रेनफॉल हो रहा है, जुलाई में रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर इन मई और दिसंबर, मई और दिसंबर में टेम्परेचर बहुत, मतलब मई में बिल्कुल गर्मी, दिसंबर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर व्हेन अ साइक्लोन इज मूविंग, जैसे ही साइक्लोन आने स्टार्ट हो गए एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको स्टार्ट हो जाएगा। विंड व्हेन अ लू, अब आपको हरियाणा राजस्थान के एरिया में जाओगे तो समर के टाइम में आपको क्या दिखाई देगा, लू दिखाई देगी, हवा तेज चल रही, गर्म चल रही हवा। इज ब्लोइंग और फॉरेस्ट फायर्स आर स्प्रेडिंग, वहां पे जंगलों में आग भी लग जाती है। जब ये लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो वहां फॉरेस्ट में आग भी लग जाती है। सो वेदर इज क्लोजली लिंक टू क्लाइमेट, और जो वेदर है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से, जलवायु से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। अभी हमने वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।